हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बजट की। ठीक है, तो अभी इसको हम कवर अप करेंगे। ये समसामयिक की जो क्रॉनिकल मैगजीन है, इसमें जो भी इसके शॉर्ट नोट्स ऑनलाइनर्स दिए हुए हैं उसके थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर आपको जो भी क्लासेस अभी मिल रही हैं वो स्पेशली RO ARO एग्ज़ाम को ध्यान में रखे और यूपी पीसीएस जो 2025 है उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन करके क्लासेस रन हो रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी क्लासेस हैं उन क्लास को अच्छे से करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके प्रैक्टिस पर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो भी आई है। इसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQ इसमें कवर कराए गए हैं। चैनल पे ये क्लास अवेलेबल है, जाके फटाफट से इसको देख डालिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और देखिएगा ये केंद्रीय बजट, जो यूनियन बजट, इसमें जो बजट है इसको देखेंगे और साथ ही साथ बता दें कि इसके क्लास के अंत में जो बजट से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल फैक्ट्स अलग से पूछे जाते हैं उसको क्लास के अंत में करा देंगे, ताकि वहाँ से भी जो पॉइंट बने आपका गलत ना हो। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट्स बुलेटिन पॉइंट की तरह से आपको बना के दिया गया है। तो वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2025 को, जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, ये केंद्रीय बजट 25-26 का था। और जो भी एग्ज़ाम्स होगा ना, अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, उस एग्ज़ाम्स में बजट से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्द यूपी बजट भी करा दिया जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें जो है भारत के सपने को साकार करने के लिए आप देखेंगे बजट में पर्याप्त अवसरों को सृजन 17 प्राथमिकताओं की बात की गई है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो बजट का अनुमान जो है देखिएगा, पहले सबसे पहले बजट अनुमान जो 25-26 वो कितना है। तो इसमें बताया गया कि उधारियों के अलावा जो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय जो है वो क्रमशः कितना रहने का अनुमान है। तो 34.96 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये कुल प्राप्तियां। और कुल व्यय जो है 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निवल कर प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का ये अनुमान इसमें लगाया गया है। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट में नोट कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्टेटमेंट में ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है या फिर वन लाइनर के तौर पे भी, कि राजकोषीय घाटा जो है GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा जो है 4.4% रहने का अनुमान है। और ये पॉइंट जो है बजट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सकल बाजार उधारियाँ कितना रहने का अनुमान है। 14.82 लाख करोड़, ठीक है, 14 जो है 2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से आप नोट कर लेंगे तो रिवीजन में भी आपको आसानी होगी। और PDF के लिए बता दें, हाँ, इसका PDF जो है आपको GS सक्सेस मंत्रा टेलीग्राम चैनल होगा, उससे जुड़िएगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है ना, और टेस्ट सीरीज आपको कराया जाता है और उस चीज़ को आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 25-26 में कैपेक्स व्यय जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना रहने का अनुमान है। तो 11.21 लाख करोड़ रुपए, जो GDP का जो 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि बजट 25-26 किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। बजट 25-26 कृषि, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, MSME, ठीक है, और रोजगार, निवेश, ऊर्जा, निर्यात और नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारे क्षेत्रों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आइएगा, देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं तो ध्यान से देखिएगा। बजट में किसानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बजट में भारत को जो है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। किसानों के लिए क्या बात की गई है कि फूड बास्केट बनाने के लिए, इसको फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित हैं। तो 100 जिले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बजट का जो है, जो अगर आप एक बार इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो पूरे वर्ष भर जो भी आपका एग्जाम देंगे, हालांकि आप RO देंगे, UPPCS देंगे, उसमें काम आएगी। अन्य कोई भी अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाला। तो सारे फैक्ट्स वाले पॉइंट भी ध्यान रखिएगा।
धान्य जो है कृषि योजना प्रधानमंत्री वाला, इसके अंतर्गत कितने जिले लक्षित हैं, तो 100 जिले। सीधे सीधे ऑप्शन बना के आपसे ये चीज़ पूछ लेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कृषि योजना के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक है, ये कृषि योजना के लिए इसका उपयोग किया गया है। कृषि योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो ध्यान दीजिएगा कितनी राशि आवंटित की गई है, तो देखेंगे ये आपका 10,000 करोड़, कितना 10,000 करोड़ कृषि योजना के लिए आवंटित की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स और डेटा भी आपको याद रहने चाहिए। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो दलहन के लिए देखिएगा, और जो दाल का इसमें नाम मेंशन है वो दाल का नाम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। सरकार ने 6 वर्षीय जो है दलहनों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो तूर का दाल, उड़द, ठीक है, मसूर, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि हाल फिलहाल में जब बजट की बात की गई तो उसमें किन किन दालों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, या बेसिकली किन दालों का उल्लेख नहीं किया गया, तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है, तूर, उड़द की दाल, ठीक है, मसूर, ये दाल 3 आपको स्पेशली नाम ध्यान रखना है जिसका जिक्र बजट में किया गया है। उसके बाद से एक अगला पॉइंट है कि मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, तो बिहार में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण बोर्ड वहाँ पे बनाया जाएगा, उस बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं क्लियर है कि बिहार में किस जगह पे, ठीक है, बिहार में किस जगह पे या फिर किस जिले में, है ना, लेकिन इतना है कि बिहार में मखाना को बढ़ावा देने के लिए बिहार मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये असम के नामरूप में, ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा, नामरूप, असम के नामरूप में ये संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जो एमएसएमई की बात किए थे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, तो एमएसएमई के लिए जो है क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है, कितना 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है उनको समर्थन देना, यानी एक तरह से उनको एक्सेलरेट करना, उनको आगे और स्टार्टअप में लाना। उसके बाद से इस योजना की जो एमएसएमई योजना है, इसके तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 5,000 करोड़, कितना 5,000 करोड़ आवंटित की गई है। और एमएसएमई के लिए क्रेडिट जो गारंटी योजना है उसका नाम क्या है, तो प्रमुख एमएसएमई क्रेडिट योजना। ये सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या रहा है कि विनिर्माण से संबंधित, जो विनिर्माण है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है उन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा और देख लीजिएगा। मेक इन इंडिया, ठीक है, बात की जा रही है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, इसके उद्देश्य से लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए मिशन की स्थापना की जाएगी। तो किस मिशन की, तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या होगा, तो विनिर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस निर्माण जो विनिर्माण मिशन है इसके तहत किन उद्योगों को लक्षित किया जाएगा, तो वही छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को, ठीक है, इन सारे को टारगेट किए में रखा गया है। और विनिर्माण उद्योग को जो अगला पॉइंट है कि समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया, तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन अभी हमने देखा, ये पॉइंट इसी में कुंबे के 2 पॉइंट इसमें आपको देखने को मिला है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, एजुकेशन की अगर बात आती है तो एजुकेशन में देखें कितना क्या क्या प्रयास किया गया है। तो सरकारी स्कूलों के लिए अगर आप बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब की योजना बनाई गई है, तो कितने लैब बनाने का यहाँ पे किया गया है, तो लगभग लगभग 50,000, ठीक है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात की गई है। अटल टिंकरिंग लैब्स को कितने वर्षों में स्थापित किया जाएगा, तो अगले 5 वर्षों में ये टारगेट रखा गया है, कितने अटल टिंकरिंग लैब्स जो है साइंस एग्जीबिशन इनोवेशन को लेके उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, तो उन चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो ये देखिए अगला पॉइंट, अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकारी स्कूलों में नवाचार जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, किस तरीके के से नई नई चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, जो एक आप देखते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, उसकी एक तरह से बेसिकली यहाँ पे नींव रखी जाएगी, इसके माध्यम से इसका एक प्रयास किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज जो है और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में कितने सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, मतलब 75,000 सीट यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ाने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है।
स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अलग से इसको पूछ लेगा कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है, ठीक है? तो इसका टारगेट ये है कि स्कूल और जो हायर एजुकेशन है उसमें भारतीय भाषा में जो डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान किया जाए, है ना? इस तरीके से सारी पुस्तकों की जगह डिजिटल रूप में आपको प्रदान करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। भारतीय जो भाषा पुस्तक योजना है, ठीक? अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है? एआई, इसको लेके क्या-क्या प्रकाशन है, किस तरीके से चीज़ें बनाई जाएँगी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र को कितना फंड आवंटित किया गया? 500 करोड़ इसमें दिया गया है। और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो वही इसके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। एआई के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। हालाँकि देखिए जितना ही ये ह्यूमन के लिए चीज़ों को आसान करने वाला है, उतना ही कहीं न कहीं ये कठिन भी करेगा। एआई है जिस चीज़ों को आप चुटकी में हर चीज़ को अवेलेबल करा दे रहा है, तो वो एक आपको देखिए फैक्ट और जो डेटा है डेटाबेस पे काम करेगा। तो जो डेटा इसके पास अवेलेबल है उसी में से फ़िल्टर करेगा, जो बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कराएगा ये, ठीक है? अब अगला पॉइंट क्या है कि गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि नई योजना के तहत जो है गिग वर्कर्स को क्या प्रदान किया जाएगा? तो पहचान पत्र और स्वास्थ्य की देखभाल, ये चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जाएँगी। और इसके साथ-साथ कह रहा है कि स्वास्थ्य लाभ जो है किस योजना के तहत मिलेगा? तो इनको जो गिग वर्कर्स हैं अगर इनको आप स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, तो किस योजना के तहत आप देंगे ये लाभ? तो बताया गया है कि हम पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इनको ये लाभ मिलेगा। और गिग वर्कर्स को जो पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उन्हें औपचारिक मान्यता और लाभ प्रदान करना। इस तरीके से एक आइडिया भी रहेगा कि हाँ, कितने वर्कर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितनों को योजना का लाभ मिल रहा है, तो इससे एक जो होती है चीज़ों को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगला है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वही योजना क्या है? उनको समर्थन देना। और इसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो लगभग 2000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। 2000 करोड़ जो है स्पेशली इन वर्कर्स के लिए, उसकी देखभाल के लिए आवंटित किया गया है। अगला जो पॉइंट है शहरी विकास से संबंधित है, ठीक है? शहरी विकास, इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। शहरी चुनौती निधि के लिए कितना फंड आवंटित किया गया? तो 1 लाख करोड़ का। और शहरी चुनौती निधि जो फंड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो उसमें बताया गया है कि शहरों के विकास को बढ़ावा देना है, यानी एक तरह से अलग से जितनी तरीके की डेवलपमेंट की चीज़ें हो सके, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या किया गया? आवंटन किया गया है। इस योजना का नाम वही प्रधानमंत्री शहरी चुनौती योजना रखा गया है। और 1 लाख करोड़ रुपए का क्या है यहाँ पे फंड इसको दिया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है परमाणु ऊर्जा वाले में? तो इसमें जो पॉइंट है कह रहा है छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर अनुसंधान है और उसके विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनका अनुसंधान विकास के लिए, तो लगभग 20,000 करोड़ का, ठीक है? ये याद रखिएगा 20,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटन किया गया। किस प्रकार के रिएक्टरों के अनुसंधान विकास के लिए फंड आवंटित किया गया? तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। कैसे? छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं उनके लिए ये सब चीज़ें किया गया है। अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान योजना, ठीक है? ये योजना का नाम ध्यान रखिएगा, उसमें कितना आवंटन है? 20,000 करोड़ का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या कह रहा है? तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसमें कौन सी संशोधित योजना है? तो उड़ान योजना। और इसके तहत योजना के तहत कितना लक्षित है गंतव्य जो है? 120 नए गंतव्य इसमें लक्षित किए गए हैं। इस जो संशोधित उड़ान योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में बताया गया है कि हाई कनेक्टिविटी, ठीक है? क्षेत्रीय जो हवाई कनेक्टिविटी है उसको सुधार करना। और इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो लगभग 10,000 करोड़, ठीक है? 10,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में 120 नए गंतव्य बनाए जाएँगे, उड़ान योजना वाला है और उसमें 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? आवास से संबंधित। आवास वाले में क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो स्ट्रेस्ड हाउसिंग जो यूनिट है उसके लिए स्वामी फंड के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। और कौन-सा जो क्षेत्र है इसके फंड में लाभान्वित होगा? तो आवास होगा। और इस फंड योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है? तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने 15,000 करोड़ का यहाँ पे आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट है अनुसंधान से संबंधित। अनुसंधान क्या है? तो अनुसंधान नवाचार फंड का उद्देश्य वही निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिएगा
प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी ये चीज़ें इसका लाभ मिलेगा। और अनुसंधान नवाचार जो योजना है, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार योजना। इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो 20,000 करोड़ इसके लिए भी आवंटित की गई है इस रिसर्च के लिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक प्लस पॉइंट जो है देखने को मिलेगा कि निजी क्षेत्र को भी, इसमें निजी क्षेत्र में इस चीज़ को बढ़ावा देने की बात की गई है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ ये है कि स्पेशल देखिएगा RO के लिए जो डिफरेंट कुछ जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को कराया जा रहा है। आप भी कमेंट कर दीजिए। अभी तो फिलहाल ध्यय वाला चल रहा है, और दृष्टि की जो कुछ टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है आपको यहाँ पे लेवल करा दिया जाएगा, जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपके एग्जाम में जो है अलग लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस को लेके जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यक्ष विदेशी FDI से संबंधित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है बीमा के लिए नया FDI सीमा क्या है, तो 100% कर दिया गया है। और बीमा के लिए इसके पहले FDI सीमा 74% थी, ठीक है, 74% का था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि FDI की जो नई सीमा है वो कितना कर दी गई है, या फिर पहले कितना थी, कितना बढ़ाया गया। FDI में वृद्धि जो है किस योजना के तहत की गई है, तो बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत, ठीक है। तो FDI के बारे में हो गया। अब आइएगा, देखिएगा थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कर अपडेट जो है टैक्सेशन के बारे में, कर अपडेट सुधार के बारे में। तो बताया गया है यहाँ पे कि अपडेटेड आयकर रिटर्न्स के लिए विस्तारित समय सीमा 4 वर्ष का कर दिया गया है। और किराए पर TDS की पुरानी सीमा जो है 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। और बजट में कौन सी नई कर व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, तो उच्च जो छूट सीमा के साथ नई कर व्यवस्था की गई थी। हालांकि जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद चीज़ें होंगी, लेकिन बात इसमें की गई थी। और कितना क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई, नए बजट में कौन सा कर सुधार किए गए हैं, तो नई कर छूट में सीमा, TDS और TCS को देरी से अपराध मुक्त करने, सब 2-4 बातें बताई गई। हालांकि वो टैक्सेशन वाली चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये मोटा मोटी पॉइंट याद रखिएगा ये वाला, कि इसमें कितने वार्षिक आय पर कोई आयकर दे नहीं होगा, तो 12 लाख रुपए की यहाँ पे बात की गई है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो है सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी की बात की जाए, तो कौन सी जीवन रक्षक दवाइयों और दवाओं पर BCD छूट है, तो यहाँ पे कैंसर और दुर्लभ जो दीर्घकालिक रोगों के लिए ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाओं जो हैं उनके लिए क्या 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 छूट किया गया है। जो आयातित जमी हुई मछली पर जो नया BCD है वो क्या है, तो 5% का। और पेस्ट हाइड्रोजोलाइसेट है, उस पर जो भी 5% का है। अगला है, इस पे क्या किया गया है, IFPD के लिए ओपन सेल पर 5% तक घटाया गया है, ठीक। और अगला जिसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट रहेगा कि कस्टम ड्यूटी में जो जीवन रक्षक दवा पर छूट क्यों दी गई है, तो रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पे भले जो भी छूट है वो तो आपको पता है क्यों दिया गया है, लेकिन कितने कितने प्रतिशत की छूट है, ये जो कुछ दुर्लभ और कैंसर की दवाएं हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण विकास की बात की जाएगी, ग्रामीण विकास पे क्या क्या चीज़ें किया जा रहा है, इस पे क्या क्या बताया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें और बनाई जाएंगी, तो 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाए जाने का टारगेट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली उद्देश्य क्या है, होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन ये है कि 5,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है, और इसके लिए धनराशि कितनी आवंटित की गई है, तो 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित की गई है, ग्रामीण विकास के कैटेगरी में आएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण वाले पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना शुरू किया गया है। और इसके लिए कितनी महिलाएं शामिल होंगी, तो 70% महिलाएं शामिल होंगी। कितना आवंटन है, तो 5,000 करोड़ का आवंटन यहाँ पे किया गया है। तो स्पेशल तौर पे इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्या बातें इसमें है, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना है, 70% महिलाएं कवर होंगी, और 5,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो नई योजना लाई गई है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक। इसका वही उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो सस्ती और व्यापक देखभाल के लिए उपलब्ध कराना। धनराशि कितनी आवंटित की गई, तो 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है, ठीक है, 10,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो ये था आज का जो इससे कंप्लीट मैगजीन में आप देखेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के जो सारे पॉइंट्स थे वो सारा पॉइंट्स हमने करा दिया है। और भी जो भी कोई आपके प्रश्न है, कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से भी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती हैं।